हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एनसीईआरटी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की हिस्ट्री। हमने स्टार्ट कर रखी है क्लास 10 की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी है और उसका चैप्टर नंबर हम 5 करने वाले हैं। आज लास्ट चैप्टर होगा ये चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक दुनिया के बारे में और जो मुद्रण संस्कृति होगी उसके बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे हम। वह आधुनिक दुनिया के बारे में, जिसमें हम कुछ आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आया भारत में, कब इसका आविष्कार हुआ था, कब कौन सी पुस्तक पहली छपी थी, कौन सी जो है कहाँ की आखिरी पुस्तक थी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में आपको ये PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं कंटिन्यू। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी उसका आविष्कार किसने किया था? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर? यूरोप में। उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा योहान गुटेनबर्ग ने। किसने किया था इसका आविष्कार? योहान गुटेनबर्ग ने। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि योहान गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी यूरोप में जिसका आविष्कार किया था योहान गुटेनबर्ग ने। सेकंड क्वेश्चन होगा, कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा धर्म सुधारक था ये जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए उत्तरदायी था? तो ये इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। कौन था ये? मार्टिन लूथर था। थर्ड क्वेश्चन होगा गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक किसके द्वारा? गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबिल थी। आंसर होगा बाइबिल। बाइबिल किसकी पहली पुस्तक थी? गुटेनबर्ग द्वारा छपी पहली पुस्तक थी। नेक्स्ट होगा हमारा, पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? पेपर ब्रेक संस्करण कब प्रकाशित हुआ था पुस्तकों का? तो ये महामंदी की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? महामंदी की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट होगा, इंग्लैंड में फेरी वालों के द्वारा, जो फेरी वाले होते हैं वो 1 पैसे में बिकने वाली किताबें बेचते थे, उनको क्या बोलते थे? 1 पैसे में बिकने वाली किताबें कौन बेचते थे? वो फेरी वाले। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और उनको क्या बुलाते थे? नाम क्या था उनका? चैप बुक्स। क्या नाम था उनका? चैप बुक्स। कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा पढ़ने का साधन विशेष करके नारियों के लिए था, महिलाओं के लिए विशेषकर था? तो ये था पेनी मैगजीन्स। पेनी मैगजीन्स जो कि विशेषकर महिलाओं के लिए थे, पढ़ने का साधन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का जो वर्नाकुलर एक्ट आया था वो किसकी तर्ज पे बना था? तो वो बना था आयरिश प्रेस कानून। किसकी तर्ज पे बना था? आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम बताना है। तो जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक छपी थी उसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा डायमंड सूत्र। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, डायमंड सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कौन सा देश था जिसमें मुद्रण की तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी? किस देश में हुई थी? तो आंसर होगा हमारा होगा चीन में। कहाँ पर हुई थी मुद्रण की तकनीक सबसे पहले विकसित? चीन में हुई थी। कहाँ पर? चीन में, फिर यूरोप में, फिर भारत में। तो सबसे पहले पूछे तो चीन में। नेक्स्ट होगा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ये कथन पूछा है कि किसका है? किसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ईश्वर की दी हुई महानतम देन, तो ये कथन था मार्टिन लूथर का। किसने कहा था ये? मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने शक्ति चालित जो बेलनाकार प्रेस की कारगर बनाया, बेलनाकार प्रेस को, यह पर को आएगा, को कारगर बनाया था? तो इसका आंसर होगा रिचर्ड एम हो ने। किसने बनाया था? रिचर्ड एम हो ने। शक्ति चालित यानी कि जो बिजली से चलने वाली बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था, तो वो था रिचर्ड एम हो। नेक्स्ट होगा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक यूरोप में कौन लेकर के आया था? यूरोप में कौन लेकर के आया था? तो मार्को पोलो लेकर के आए थे। कौन लेकर के आया था यूरोप में? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को मार्को पोलो लेकर के आए थे। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी? चीन में, जापान में, कोरिया में। कहाँ कहाँ विकसित हुई थी? चीन, जापान, कोरिया में। भारत में छपाई की तकनीक कब आई थी? तो भारत में आई थी 16वीं शताब्दी में, और लेकर के कौन आया था? पुर्तगाली लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? पुर्तगाली। जो भारत में आई थी 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा। 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये सभी को मालूम होगा, क्लास 8 में भी आता है ये, ज्योतिबा राव फूले ने। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने 1871 में गुलामगिरी पुस्तक। नेक्स्ट होगा, तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ पे छपा था? तो ये कलकत्ता में छपा था 1810 में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1810 में कलकत्ता में।
कहाँ पर कहाँ छपा था? कलकत्ता में 1810 में, तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2 फारसी अखबारों के नाम लिखने हैं जो कि 1882 में प्रकाशित हुए। कौन कौन से थे 2 अखबार जो 1882 में प्रकाशित हुए थे? फारसी अखबार हैं। तो ये पहला था जाम-ए-जहांनामा और दूसरा था शमसूल अखबार। दूसरा क्या था? शमसूल। पहला था जाम-ए-जहांनामा। नेक्स्ट होंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? नई मुद्रण की खोज यूरोप के सभी भागों में फैल गई थी, इसके कारण बताने हैं। मुद्रण की जो खोज थी नई, वो यूरोप के सभी भागों में फैल गई थी और उसके क्या कारण थे फैलने के? तो एक तो किताबों की बढ़ती मांग, जो कि हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो रही थी। जो हाथ से लिखने वाली पांडुलिपियां थी उनसे इनकी पूर्ति नहीं हो रही थी, तो किताबों की मांग बढ़ रही थी और इसीलिए इसकी जो है जो मुद्रण संस्कृति वो जल्दी से फैल गई। नकल उतारना बेहद ही खर्चीला हो गया था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी और उनको लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें भी आती थी। इनका चलन जो था वो सीमित रहा और किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या थी? लोकप्रिय हो गई, जल्दी से फेमस होगी, क्योंकि किताबों की काफ़ी मांग थी। और जो पांडुलिपियां थी ना वो काफ़ी महंगी भी होती थी वैसे, और उनको रख रखाव जो उनका जो ख्याल रखना होता था, जो उनको लाइब्रेरी में कहीं पर भी सुरक्षित रखना होता था उनको, तो वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। लेना और लेकर जाना लाना ये सब काफ़ी जो है मुश्किल होता था। मुद्रित किताबें जो थी अशिक्षित लोगों के बीच में लोकप्रिय क्यों हुई? जो मुद्रित किताबें थी या जो किताबें छपी थी वो जो अशिक्षित लोग थे उनके बीच में लोकप्रिय क्यों हुई थी? उनके कारण बताने हैं। तो जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वे भी बोल करके पढ़े गए को सुनकर जो उनका मजा ले सकते थे। लोकगीत और लोक कथाओं का छपना, जो लोक कथाएं और लोकगीत थे वो छप गए थे। ऐसी किताबें सचित्र होती थी, साथ में चित्र होते थे जिसके जो अनपढ़ होते थे ना वो भी चित्रों को देखकर समझ सकते थे। और इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या फिर शहरी शराब खानों में गाया या फिर सुनाया जाता था। उन किताबों को जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो जो सभा में बैठ करके सुनाते थे, या फिर जो शराब खाने या फिर जो शहरों में होते हैं ना वहाँ पर कुछ लोग पढ़े लिखे उनको गाकर सुनाते थे। जो अनपढ़ होते थे वो उनको सुन करके उनका महत्व समझ सकते थे। नेक्स्ट होगा पांडुलिपियां क्या थी और इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर क्यों नहीं कर सकते? यानी कि भरपूर हम बुक्स का जैसे यूज कर सकते हैं ना, घर घर किताबें हैं, वैसे ही पांडुलिपियां घर घर क्यों नहीं हो सकती, इसका जो है बताना है। तो एक तो किताबें होती है वो मशीनों से हम जो है छपवा सकते हैं, ढेर सारी हो सकती है, घर घर इनको भेज सकते हैं। और ये जो किताबें होती हैं पांडुलिपियां उनको सिर्फ हाथ से ही लिख सकते हैं। एक तो उनको लिखने में कितना टाइम वेस्ट होता है, टाइम लगता है उनको लिखने में, तो इतनी हजारों जो किताबें छप सकती है वैसे हजारों पांडुलिपियां हाथ से नहीं लिख सकते। एक तो यही कारण हो गया। हाथों से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपियां कहते थे। एक तो किताबों की बढ़ती हुई मांग, यानी कि किताबों की काफी मांग थी और पांडुलिपियों से ये पूरी नहीं होती थी। नकल उतारना बेहद ही खर्चीला था, समय भी अधिक लगता था और मांग जो है पूरी नहीं होती थी उससे। बहुत ही नाजुक होती थी पांडुलिपियां, लाने ले जाने में और रख रखाव में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता और जो उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए पांडुलिपियां पर्याप्त नहीं थी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट होगा भारतीय लोग किस प्रकार से अपनी पांडुलिपियों की नकल करते थे? जो पांडुलिपियां थी उनकी नकल किस प्रकार से करते थे भारतीय लोग और उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखते थे? तो आंसर होगा एक तो वो ताड़ के पत्तों या फिर हाथ से बने कागज के ऊपर नकल करके बनाई जाती थी। ताड़ के पत्तों पर पन्नों के ऊपर सुंदर तस्वीरें भी बनाई जाती थी और उनको तख्तियों की जिल्द में रखा जाता था और उन्हें ख्याल से सील करके बांध दिया जाता था। इस प्रकार से वो उनको सुरक्षित रखते थे। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि होगा मुद्रण संस्कृति ने जो छपाई है, मुद्रण संस्कृति है, वहां पर जो है फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई है मुद्रण संस्कृति ने? तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या भूमिका निभाई मुद्रण संस्कृति ने? एक तो छपाई के चलते विचारों का प्रसार, उनके लेखन ने जो है लिखने की परंपरा और अर्थविश्वास व निरंकुशवाद की आलोचना की। जो छपाई के चलते जो अपने विचार थे वो लोग क्या कर सकते थे? छपवा सकते थे। जो अपनी परंपराएं वहां लिखवा सकते थे, विश्वास इन सभी की, और जो निरंकुशवाद थी उनकी आलोचना भी लिख सकते थे, वो छपवा सकते थे, बुक्स में अपने विचारों को लिख सकते थे। दूसरा है रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया गया था और चर्च की धार्मिक व राज्य की निरंकुश सत्ता के ऊपर उनसे हमला किया गया।
छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया, यानी कि लोग लड़ाई झगड़ा वैसे करने की बजाय छपवाकर अपने विचारों से क्या करते थे, वाद विवाद करते थे, छपाई से अपने विचारों को प्रकट करते थे एक दूसरे के खिलाफ। इससे नई संस्कृति को जन्म दिया। नेक्स्ट होगा 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था, महिलाओं की इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर होगा उदारवादी पति या फिर पिता अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे थे। जो थोड़े से दयालु होते थे ना, पिता या उनके जो हस्बैंड थे तो वो क्या करते थे, सिर्फ घर पर ही उनको पढ़ाने लगे थे, बाहर तो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी इजाज़त दी थी घर पर पढ़ने की। फिर शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले तो उनको स्कूल में भेजने लगे थे। बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को आविष्कार कर दिया। जो औरतें थी वो बाहर जाना चाहती थी, उन्होंने कुछ ने बगावत की, यानी कि बागी औरतें जो थी उन्होंने जो उनके ऊपर प्रतिबंध थे कि घर पर रहकर पढ़ो, उनको अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट होगा भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार से योगदान दिया था। भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मुद्रण संस्कृति का क्या योगदान था। तो देखिए उसमें यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति में क्या योगदान था, अपने विचारों को वो जो है आदान प्रदान कर सकते थे, बुक्स के जरिए, छपाई के जरिए अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे। तो भारत में राष्ट्रवाद में क्या योगदान था मुद्रण संस्कृति का, ये बताना है। आंसर होगा पहला, एक तो दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए, और फिर उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखना स्टार्ट किया। अखबारों में जो है उन्होंने जो कुशासन था औपनिवेशिक, उसके बारे में लिखा, छपवाना शुरू कर दिया, और ये अखबार जो थे वो कोने कोने में फैलते गए, सभी के विचार जो है हर जगह फैलते गए। पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी समाचार पत्र छापा। तो केसरी किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। लोगों ने गहरी जो है हमदर्दी जताई थी उसके बारे में। पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन को भी बल मिला, यानी कि इनसे काफी फायदा हुआ, और जो देश के अन्य भागों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन था उसको जो है बल मिला। इस कारण बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया, जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया, यानी कि उन्होंने जो अखबार छापा उससे लोगों में गहरी जो है हमदर्दी जताई, उनसे लोगों ने उसका काफी साथ दिया, और फिर उनको गिरफ्तार जब किया गया तो पूरे भारत में इसका विरोध किया गया, और इसी वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन भी काफी मजबूत हुआ था इनकी वजह से सभी जगह पे। ऐसे तरीकों का उल्लेख करना है जिनसे जो मुद्रित किताबें थी वो एक आदमी तक पहुंच, यानी कि हर आदमी तक, आम आदमी तक वो पहुंच सके। तो इसके बारे में बताना है कि जो किताबें थी वो आम आदमी, हर घर यानी कि हर आदमी तक वो पहुंच सकती थी। तो इसका आंसर होगा एक तो मद्रास में काफ़ी सस्ती किताबें थी, चौक चौराहे पर बेची जाती थी, और अब गरीब लोग भी उनको खरीद सकते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलना, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय खुल गए थे जहाँ पर कोई भी पढ़ सकता था। शहरों या फिर कस्बों या फिर संपन्न गांव में, जो गांव थोड़े बड़े होते थे ना उनमें भी, कस्बों में भी, शहरों में भी पुस्तकालय खुल गए थे जगह जगह। जाति भेद के बारे में लिखना पुस्तिकाओं और निबंधों में, जो जाति भेदभाव होता था उसके बारे में भी लिखना स्टार्ट हो गया था, लोग पढ़ते थे। पुस्तकालयों में भी ये सभी जो चीज़ें जो थी खुलकर सामने आने लगी थी, और पुस्तिकाओं या फिर निबंध में, वहाँ पर निबंध जो लिखते थे ना, कुछ पुस्तकें लिखती थी जातिवाद के बारे में, तो ये भेदभाव के बारे में भी छपना स्टार्ट हो गया था। मजदूरों ने नशाखोरी कम को साक्षरता आए, और जो मजदूर थे वो नशा करते थे ना, तो उनमें नशा कम हो, और जो पढ़े लिखे ज़्यादा आए, यानी कि साक्षरता आए, थोड़ा बहुत ज्ञान आए, और राष्ट्रवाद का संदेश लोगों तक पहुँचे। इसलिए जो किताबें थी वो हर आदमी तक, आम आदमी तक पहुँचना भी जरूरी थी, और इसी वजह से आम आदमी तक उनकी मांग बढ़ गई थी। नेक्स्ट होगा हमारा रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में मुद्रित संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट करना है। जो मुद्रण संस्कृति थी उसकी भूमिका बतानी है रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में। इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 जो है स्थापनाएं लिखी थी। कितनी लिखी थी? 95 स्थापनाएं लिखी थी। किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। जो इसकी बुराइयां थी ना उसकी आलोचना के बारे में, उसकी बुराई करते हुए रोमन कैथोलिक की जो कुरीतियाँ यानी कि जो बुरी चीज़ें थी उनकी आलोचना करते हुए कितनी जो है स्थापनाएं लिखी थी? 95। नेक्स्ट होगी इसकी एक छपी प्रति ब्रिटेन वर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई थी। कहाँ टांगी गई थी? ब्रिटेन वर्ग के गिरजाघर में दरवाजे पर। लूथर के जो है लेख बड़ी तादाद में छापे गए थे, जो है काफ़ी संख्या में छापे गए थे लूथर के लेख, मार्टिन लूथर के। नतीजा ये हुआ था कि चर्च का विभाजन हो गया था और जो प्रोटेस्टेंट धर्म के सुधार थी उसकी शुरुआत हो गई थी।
नेक्स्ट होगा, मुद्रण ने किस प्रकार से समुदाय और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम किया था। जो मुद्रण संस्कृति आई यानी कि मुद्रण प्रक्रिया आई, उसने समुदाय और किस प्रकार से जोड़ा था, समुदाय और भारत के जो विभिन्न भागों में रहने वाले लोग थे उनको आपस में किस प्रकार से जोड़ने का काम किया है। तो इसका आंसर होगा क्या है, मुद्रण ने किस प्रकार से जो है समुदायों और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम किया। इसका आंसर होगा, एक तो मुद्रण प्रणाली ने नए नए विचारों का विकास किया, विकास प्रसार या फिर अभिव्यक्ति, अपने जो विचार थे वो प्रकट करने हेतु नए प्लेटफॉर्म का विकास किया। मुद्रित प्रणाली संचार का सबसे सस्ता साधन और सरल साधन बन गई थी। ये भारत के लोगों की समस्या को उजागर करते थे। जो समस्याएं थी भारत के लोगों की, वो क्या करते थे, छपवाते थे, जिससे जो है सभी लोगों तक ये चीजें पहुंचने लगे कि क्या क्या समस्याएं हैं किस जगह पे। धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक एवं जन समुदाय तक पहुंच रही थी, यानी कि जन जन यानी कि हर लोग मतलब हर इंसान तक वो समस्याएं पहुंच रही थी। और जो धार्मिक पुस्तकें थी वो भी ज़्यादा बड़ी तादाद में छप रही थी, ताकि सभी को धर्म के बारे में भी जानकारी हो, यानी कि व्यापक यानी कि बड़े तौर पे जन समुदाय तक पहुंच रही थी। अखबार जो थे भारतीय मूल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक समाचार पहुंचाते थे, यानी कि हर खबर हर जो है घर घर खबरें पहुंचने लगी थी अखबारों के माध्यम से भी। इस प्रकार से जो भारत के लोग थे वो विभिन्न समुदाय से एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। नेक्स्ट होगा, वुड ब्लॉक यानी कि जो काठ की तख्ती थी वो छपाई जो है यूरोप में 1295 के बाद आई थी। इस कथन के बारे में बताना है। तो जो वुड ब्लॉक वाली छपाई यूरोप में 95 के पश्चात आई, क्यों आई थी? ये तकनीक सबसे पहले चीन के पास थी। सबसे पहले किसके पास थी ये वुड ब्लॉक तकनीक? ये थी चीन के पास। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर के लौटा था। कौन लेकर के आया था यूरोप में? मार्को पोलो लेकर के आया था। मार्को पोलो ने यूरोप को वुड ब्लॉक तकनीक से अवगत कराया, यानी कि उसके बारे में जान पहचान करवाई कि ये क्या तकनीक है, और ये तकनीक यूरोप में फैल गई थी तेजी से। फिर है हमारा वुड ब्लॉक यानी कि ये तकनीक वाली छपाई यूरोप में। सेम क्वेश्चन हो गया ना, रिपीट। हाँ, नेक्स्ट देख लो, मुद्रण की खोज यूरोप के सभी भागों में फैल गई थी, इसके बारे में बताना है। एक तो किताबों की बढ़ती मांग, और जो पांडुलिपियां थी वो पूरी नहीं कर पा रही थी मांग को। फिर पांडुलिपियां कितनी नाजुक होती थी, उनको संभाल कर रखना, उनका रख रखाव करना, उनको एक जगह से ले जाना लेकर के आना, ये सभी क्या था, काफ़ी मुश्किल भी था। और जो उनका छपवाना, जो उनकी नकल उतारना था वो काफ़ी खर्चीला था। और इनका चलन जो था वो सीमित था, यानी कि कुछ समय तक ही ये चल सकती थी। किताबों की जो मांग थी वो ज़्यादा थी, और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस थी वो क्या थी, लोकप्रिय हो गई थी और सस्ती भी थी ये। फिर है भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी करने के कारण बताने हैं कि भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी क्यों हुआ। तो जब किसी भी रिपोर्ट को बागी करार दे दिया जाता था तो उसे छपने से पूर्व चेतावनी दी जाती थी, यानी कि कोई भी रिपोर्ट हो गई उसको बागी करार दे दिया कि इससे बगावत हो सकती है, तो उसको छपने से पहले उसको चेतावनी दे देते थे। फिर ना मानने के अगर वो नहीं मानते थे ना उस चेतावनी से, अगर डर करके वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेते थे कोई भी, तो क्या करते थे, ना मानने पर प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाती थी उसको। या अगर वो ना माने और फिर भी छपाई कर दे तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको जब्त कर लेते थे। भारत में अखबार के माध्यम से बढ़ रहे राष्ट्रवाद अर्थात ब्रिटिश विरोधी विचारधारा के नियंत्रण के लिए जो है इसमें प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। और फिर भारत में छपने वाले सभी देसी अखबारों के प्रकाशन के ऊपर नजर रखने के लिए भी इसकी जरूरत महसूस हुई थी, इसलिए भारत में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में मुद्रण संस्कृति की भूमिका बतानी है। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। एक तो हम मार्टिन लूथर ने रोमन जो कैथोलिक था उसकी जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनकी आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी थी। और इनकी एक छपी प्रति ब्रिटेन वर्ग के कहाँ पर, गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई थी। लूथर के जो लेख थे वे बड़ी तादाद में छापे गए थे, बड़ी संख्या में छापे गए थे। नतीजा ये हुआ था कि चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट होगा, 19वीं सदी में महिलाओं के द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था, यानी कि जो महिलाएं थी वो 19वीं सदी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो उनके बारे में लोगों का क्या रवैया था, क्या था उनकी सोच, और इसके बारे में महिलाओं के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी। एक तो जो उदारवादी पिता थे, दयालु पिता या हस्बैंड जो थे उनके पति,
वो यहाँ अपनी जो औरतें थी उनके घर में उनको घर पे पढ़ाने लगे थे। शहरों में जो थे छोटे छोटे स्कूल भी खोले गए थे और उनको स्कूल में भेजने लगे थे। और जो औरतें बागी थी यानी कि जो बंद कर नहीं रहना चाहती थी, उन्होंने प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया और पढ़ना लिखना स्टार्ट किया खुल करके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तरीकों का उल्लेख करना है जिनसे मुद्रित किताबों तक जो है उल्लेख कीजिए जिससे मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी। सॉरी, ऐसा बताना है कि जो मुद्रित किताबें थी उन तक आम आदमी किस प्रकार से पहुंचा। तो एक तो मद्रास में सस्ती किताबें थी जो कि चौक चौराहियों पर बेची जाती थी और गरीब लोग उनको आसानी से खरीद सकते थे, पढ़ सकते थे। यही कारण सबसे बड़ा हो गया, एक तो जो कि आम आदमी तक पहुंच जाए, तो वो सस्ती होती थी, कहीं पर भी उसको खरीद सकते थे बुक्स को। फिर सार्वजनिक पुस्तकालय खुल गए थे, यानी कि जगह जगह पुस्तकालय खुल गए थे, शहरों में, कस्बों में। और जो गांव थोड़े बड़े होते थे, संपन्न गांव, वहां पर पुस्तकालय खुल गए, लाइब्रेरी, वहां पर जाकर के लोग कुछ भी पढ़ सकते थे। फिर है पुस्तिकाओं और निबंधों में जातिगत भेदभाव के बारे में लिखना स्टार्ट हो गया, लोग जागरूक होने लगे थे इनसे। फिर है मजदूरों में साक्षरता आने, मतलब बुक्स पढ़ने से उनमें जागरूकता आई, साक्षरता आई। और फिर जो नशा था वो कम होने लगा, उनमें ज़्यादातर नशाखोरी होते थे ना, अनपढ़ लोग वगैरह करते थे। पढ़ने लिखने से जागरूकता आई, उनको पता चला कि क्या होता है सभी चीज़ें, नशा करने से क्या नुकसान होते हैं, ना करने से क्या फ़ायदे होते हैं। इन सभी चीज़ों से क्या है, वो जागरूक होने लगे और वो अपना जो है नशाखोरी कम होगी। फिर राष्ट्रवाद का संदेश जो था वो आम आदमी तक पहुंच रहा था इनसे, बुक्स के हेल्प से। इसलिए जो मुद्रित किताबें थी वो आम लोगों तक जो है उनकी पहुंच बढ़ी थी। फिर है, मैंने कुछ इसमें लास्ट में पेज जोड़ दिए हैं जो कि आप रिवाइज कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि डिटेल में आपको पढ़नी जरूरी थी। तो 2-3 पेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, जो कि ज़्यादा बच्चे वैसे देखते नहीं हैं। लेकिन मैं ये PDF डाल दूंगी टेलीग्राम पे, डोंट वरी, PDF आपको फ्री मिल जाएगी। कोई भी इसमें जो है आपको पे नहीं करना पड़ता है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF। सभी जो सारी PDF मैंने पहले से भी डाली हुई है, हर वीडियो की मैंने PDF जो भी पढ़ाया है सभी की PDF डाली हुई है। आप फाइल्स में जाकर के चेक कर लेना, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और HTET आपका कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो खबरें आ रही हैं वो सच हो। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और जो ये चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि HTET में ही आए। आप जो भी एग्ज़ाम आप आगे की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी काम आएगा। तो कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल 11 क्लास की पॉलिटी के साथ हम मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।